नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं और प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यह 33वां भाग है। प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप, पिछली क्लास में हमने एशिया महाद्वीप की मिट्टियों के बारे में पढ़ा। एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं और मिट्टियों का वितरण है वह किस प्रकार से है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अभी एशिया महाद्वीप की मिट्टियों के बारे में हमने पूरी जो मिट्टियाँ थी एशिया महाद्वीप की उनको पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप में खनिज संसाधनों के बारे में। तो एशिया महाद्वीप के खनिज एवं शक्ति संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। खनिज एवं शक्ति संसाधन, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ एशिया। तो एशिया की जो खनिज एवं शक्ति संसाधन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम जो एशिया महाद्वीप के खनिज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खनिज होते क्या हैं, यानी खनिजों की क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके आधार पर क्या अलग अलग प्रकार के खनिज हैं वो वर्गीकृत किए जाते हैं। तो भूपृष्ठ में जो विद्यमान निश्चित रासायनिक संगठन वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। भूपृष्ठ में विद्यमान निश्चित रासायनिक भूपृष्ठ में विद्यमान निश्चित रासायनिक संगठन वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यानी इनमें एक विशेष प्रकार की रासायनिक संरचना वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, खनिज पदार्थ कहलाते हैं। ये भूपृष्ठ में विद्यमान होते हैं। खनिज जिनको खोद करके धरातल से निकाला जाए वो क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। तो भूपृष्ठ में निश्चित रासायनिक संगठन वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अब खनिजों के कुछ निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण होते हैं। खनिजों के कुछ निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुण होते हैं, यानी इनमें कुछ निश्चित रासायनिक विशेषताएं होती हैं, कुछ निश्चित भौतिक विशेषताएं होती हैं, जिनके आधार पर क्या है हम इनके अलग अलग प्रकार बांट सकते हैं। इनकी यानी एक दूसरे से रासायनिक आधार पर भी भिन्न होते हैं और भौतिक संरचना के आधार पर भी एक दूसरे से कुछ इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि गुण विशेष इनके अंदर पाए जाते हैं। तो भूपृष्ठ की जो अधिकांश हैं उसमें सामान्यतः यानी अधिकतम लगभग मोटे मोटे हम खनिजों की बात करें तो 15 से भी कम खनिज लगभग इनमें पाए जाते हैं। यानी भूपृष्ठ की अधिकांश सेलों में 15 से भी कम खनिज पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक खनिज है वो प्रत्येक जगह पर उपलब्ध नहीं होता, इनके लिए स्थान विशेष पर ये उपलब्ध होते हैं। यानी प्रत्येक खनिज अपने एक स्थान विशेष पर उपलब्ध होता है, यानी एक खनिज सभी जगह पर उपलब्ध नहीं होता। जैसे हम सोने की बात करें तो सोना है वो सभी जगह पर उपलब्ध नहीं है, कुछ एक स्थान विशेष पर उपलब्ध है। लोहा सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं है, कुछ स्थानों पर उपलब्ध है। यानी किसी स्थान पर कोई भी खनिज उपलब्ध है और किसी स्थान पर कोई दूसरा खनिज उपलब्ध है। तो इस प्रकार क्या है, यानी भूपृष्ठ की जो अधिकांश शैलें हैं उनमें 15 से भी कम जो खनिज है वो पाए जाते हैं। वैसे जो खनिज पदार्थ हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन प्रत्येक चट्टान में वो नहीं पाए जाते हैं। अब इनकी निर्माण की प्रक्रिया है या तात्विक मिश्रण है, निर्माण की काला अवधि है,
यानी निर्माण की प्रक्रिया, कैसे इनका निर्माण हुआ है, इसके अलावा इनमें तत्व कौन कौन से सम्मिलित हैं, और कालावधि यानी समय की अवधि है उसके आधार पर इसके साथ के जो भौतिक गुण होते हैं उनकी भिन्नता, इसके अलावा खनिजों के गुण और रासायनिक संगठन जो है उनकी भिन्नता के आधार पर खनिज को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। यानी उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उनके निर्माण में कितना समय लगता है, इसके यानी जैसे कोयले के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। कच्चा कोयला होता है, उसके बाद में उसके रूप सुधरते चले जाते हैं और उसमें जैसे एंथ्रेसाइट जैसा जो उत्तम किस्म का कोयला है वो प्राप्त होता है। तो ये क्या है, समय अवधि के आधार पर, इसके भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर और इनकी निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, यानी किस प्रकार से इनका निर्माण हुआ है उन प्रक्रियाओं के आधार पर जो खनिज हैं उनको इनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग बांटा जा सकता है। तो इनकी जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, धात्विक खनिज, यानी हम इनको कह सकते हैं ये हैं खनिजों के प्रकार। उनकी भौतिक और जो रासायनिक विशेषताएं हैं उनके आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। धात्विक खनिज यानी जो मेटलिक मिनरल्स इनको हम कह सकते हैं। धात्विक खनिजों में वो खनिज सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें धातु के गुण पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, धातु के गुण, जैसे इनमें तन्मयता होती है, आघातवर्धन्य होते हैं, इनको कूट पीट करके अन्य आकार प्रदान किया जा सकता है। तो ऐसे खनिज पदार्थ जिनको कूट पीट कर अन्य आकार प्रदान किया जा सके, जो आघातवर्धन्य होते हैं, जिनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्मयता जिनमें होती है, वो खनिज क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। अब धात्विक खनिजों की हम बात करें तो धात्विक खनिजों में जैसे लोहा है, इसके अतिरिक्त तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, ये सारे खनिज क्या कहलाते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इसके अलावा अगर बहुमूल्य खनिजों की बात करें, इनमें तो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, इसके अलावा टंगस्टन है, क्रोमियम है, निकल है, ये भी सारे क्या होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के खनिज होते हैं जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते, यानी उनको कूट पीट करके अन्य आकार प्रदान नहीं किया जा सकता, उनके तार नहीं खींचे जा सकते, उनमें आघातवर्धन्यता नहीं पाई जाती, तो वो खनिज क्या कहलाते हैं, अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज उनको कहा जाता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अधात्विक खनिज। अगर अधात्विक खनिजों की हम बात करें तो इनमें अधात्विक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें धातु है वो नहीं पाई जाती। अब जैसे चूने का पत्थर है, गंधक है, कोयला है, जिप्सम है, पेट्रोलियम है, ये सारे क्या है, अधात्विक खनिज हैं। जैसे चूना पत्थर, गंधक, हीरा है। अब ये जो है इनके हम क्या है, तार नहीं खींच सकते क्योंकि इनमें धात्विक गुण है वो नहीं पाए जाते। इसके अलावा जैसे जिप्सम है, ये क्या है, अधात्विक खनिजों की श्रेणी में इनको सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा जो मुख्य में जो ऊर्जा खनिजों के रूप में जिनको हम मानते हैं उनको भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कोयला है, कोयले में धात्विक गुण नहीं पाया जाता, इसलिए इसको अधात्विक की श्रेणी में रखा जाता है, कोयला। इसके अलावा हम पेट्रोलियम को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। ये खनिज तो हैं लेकिन ये क्या है, धात्विक खनिज नहीं है। तो इस प्रकार जिनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, जिनमें आघातवर्धन्यता पाई जाती है, जिनके तार खींचे जा सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये धात्विक खनिज कहलाते हैं। लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना, चांदी और प्लेटिनम वगैरह जो है वो धात्विक खनिज की श्रेणी में
आते हैं। अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धात्विक गुण बिल्कुल नहीं पाए जाते, यानी अधात्विक तत्व इनमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन धात्विक जो गुण हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार के जो खनिज हैं उनमें यानी अधात्विक खनिज कहलाएंगे, और उनमें चूना पत्थर, गंधक, हीरा, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, इसके अलावा यूरेनियम, थोरियम वगैरह भी इसी में सम्मिलित होते हैं। यूरेनियम और थोरियम, तो ये क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो ये दो प्रकार हो गए गुण, इनकी जो विशेषताएं हैं उनके रासायनिक और जो भौतिक गुण पाए जाते हैं उसके आधार पर। अब ये जो धात्विक अधात्विक खनिज जो पाए जाते हैं इसके भी हम उपवर्ग बांटते हैं, यानी अधात्विक खनिजों को भी अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें जैसे बहुमूल्य धातुएं हो जाएंगी, आधारी धातुएं हो जाएंगी, लोह मिश्र धातुएं हो जाएंगी, अलोह धातुएं हो जाएंगी। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें तांबा और जस्ता, ये क्या है? आधारी धातुएं, क्योंकि ये अन्य जो उद्योग हैं उनके लिए आधार प्रदान करती है, अन्य खनिजों के लिए आधार प्रदान करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आधारी धातुएं कहा जाता है। इसलिए इसमें एल्यूमिनियम भी सम्मिलित हो जाता है, टिन भी सम्मिलित हो जाता है, इसके अलावा इसमें जस्ता भी जो है वो आधारी धातुओं के अंदर आते हैं। यानी ये जो हैं ये क्या कहलाएंगी? आधारी धातुएं कहलाएंगी, क्योंकि ये अन्य उद्योगों के लिए आधार प्रदान करती हैं। अब जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, ये एक प्रकार से आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इससे निर्मित जो मशीनें होती हैं वो अन्य उद्योगों में, अन्य जो खनिज हैं उनके उद्योगों में या अन्य प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनमें आधारभूत रूप में काम में ली जाती हैं, ये आधारी धातुएं कहलाती हैं। इसके अलावा बहुमूल्य धातुएं। अब बहुमूल्य धातुएं कौन सी होती हैं? सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सारे क्या हैं? बहुमूल्य धातुओं में सम्मिलित किए जाते हैं। तो दो ये मुख्य प्रकार आधारी धातुएं हो गई और दूसरी बहुमूल्य धातुएं हो गई। अभी इसके अलावा इसमें लोहे की मात्रा के आधार पर भी इसकी इनके अलग अलग वर्ग रखे गए हैं, यानी कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो जिनको फेरोएलॉयज या लोह मिश्र धातुएं कहा जाता है, जैसे मैग्नीज है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, जिरकोनियम है, बोरान है, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन। तो लोह मिश्र धातुएं मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये भी धातुएं हैं और ये किस में सम्मिलित होती हैं? लोह धातुओं में। तो ये तीसरा प्रकार हो गया लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन। लोहे की मात्रा इनमें पाई जाती है, लोहे के साथ इनका मिश्रित रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लोहे मिश्र धातुएं कहा जाता है। मैग्नीज, टंगस्टन है, कोबाल्ट है, इसके अलावा जिरकोनियम, बोरान वगैरह भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा वो धातुएं जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है, यानी लोहे के साथ उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, या जिनमें लोहे की मात्रा है या लोहांश जिनमें नहीं पाया जाता, जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, तांबा, सीसा, जस्ता, ये जो धातुएं हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको अलोह धातु कहा जाता है। इसी वर्ग में अन्य भी जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, इनको भी सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः हम इनके पहले वर्ग बांट चुके हैं, इसलिए क्या है? तांबा, जस्ता, सीसा, इसको किस में रख लेते हैं? अलोह धातुएं में। तो इस प्रकार धात्विक खनिजों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। आधारी लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम आ जाएंगे। इसके अलावा लोह धातुएं जिनमें लोहे का अंश या लोहे के साथ जिनको प्रयोग नहीं किया जा रहा है, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन आ जाएंगे। इसके अलावा बहुमूल्य धातुएं सोना, चांदी और प्लेटिनम आ जाएगी। अलोह धातुओं में तांबा है, सीसा है, जस्ता है, इनको हम किस में सम्मिलित करते हैं? अलोह धातुओं में सम्मिलित करते हैं। नॉन फेरो मेटल्स इनको कहते हैं, अलोह धातुएं। तो ये पहले जो है यानी धात्विक खनिजों के प्रकार हो गए अलग अलग। अगर हम अधात्विक खनिजों के प्रकार देखें तो उसमें सबसे मुख्य तो आता है शक्ति या ऊर्जा खनिज। शक्ति या ऊर्जा, इसमें
ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित पेट्रोलियम, कोयला, ये इनसे हमें क्या है, ये हम इनको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, यानी ऊर्जा के साधन के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए इनको शक्ति या ऊर्जा के साधन या शक्ति या ऊर्जा के खनिज के प्रकार में इनको रखा गया है। यानी शक्ति या ऊर्जा जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है, ये किसमें सम्मिलित होते हैं, शक्ति या ऊर्जा के संसाधनों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा हम देखें रत्न या मणि, रत्न या मणि, जैसे हीरा है, पन्ना है, नीलम है, लाल हैं, ये किसमें सम्मिलित किए जाते हैं, इनको रत्न या मणि में सम्मिलित किया जाता है। यानी दो प्रकार हो गए, एक ऊर्जा खनिज हो गया, एक रत्न या मणि वाला प्रकार हो गया। इसके अलावा जिनको पोषक खनिज कहते हैं, जैसे गंधक है, पोटास है, सल्फर है, नाइट्रेट है, गंधक, पोटास, सल्फर, नाइट्रेट, ये खनिज किसमें आते हैं, पोषक खनिज में। इनका उपयोग है वो उर्वरक के निर्माण में भी किया जाता है, भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए किसमें आते हैं, ये न्यूट्रिएंट मिनरल्स या पोषक खनिजों के रूप में इनको काम में लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम चौथे प्रकार की बात करें, भूतत्व, भूतत्व में जैसे चूना पत्थर है, तो भूतत्व में नमक, जिप्सम, चूना पत्थर, अब्रक वगैरह है वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा नमक, जिप्सम, अब्रक, खड़िया, ये किसमें आते हैं, भूतत्व में इनको सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से अधात्विक खनिज हैं, उनके भी प्रकार शक्ति या ऊर्जा खनिज जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम आ जाते हैं। इसके अलावा जो रत्न या मणि में हीरा, पन्ना, नीलम, लाल वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा पोषक खनिज हैं, उसमें गंधक है, पोटास है, सल्फर है, नाइट्रेट आदि को सम्मिलित किया जाता है। भूतत्व में नमक, जिप्सम, अब्रक और खड़िया वगैरह जो खनिज होते हैं उनमें, इसके अलावा बालू को भी भूतत्व में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से इन दो प्रकारों के चार चार उप प्रकार भी बन जाते हैं। तो ये हमने देखा इनके जो खनिज हैं उनके उप प्रकार, और मुख्यतः जो दो प्रकार हैं धात्विक एवं अधात्विक, उनके बारे में हमने पढ़ा। अभी सबसे मुख्य जो खनिज हम मानते हैं, यानी वर्तमान युग में जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है, जो कि सभी उद्योगों का आधार हम कह सकते हैं, वर्तमान युग को लौह युग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप में लौह इस्पात के बारे में पढ़ेंगे, आयरन ओर के बारे में पढ़ेंगे, लौह ऐसक के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी लौह इस्पात नहीं, इस्पात उद्योग में होता है और ऐसक है वो खनिज के रूप में प्राप्त होता है। तो सबसे पहले है लौह ऐसक यानी आयरन ओर। लौह ऐसक, तो लौह ऐसक जैसा कि हम जानते हैं यह एक प्रमुख औद्योगिक एवं आधारभूत खनिज इसको कहते हैं, प्रमुख औद्योगिक एवं आधारभूत खनिज। औद्योगिक एवं आधारभूत। अब उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग है, इसके अलावा अन्य जो उद्योग होते हैं, यानी अन्य धातुओं से संबंधित उद्योगों में भी, या अन्य जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग में जो मशीनें बनी होती हैं वो किससे बनी होती हैं, लोहे से बनी होती हैं। कपड़े उद्योग में देखें या किसी अन्य प्रकार के जो उद्योग हैं, मोटर गाड़ी उद्योग है, जलयान उद्योग है, वायुयान उद्योग है, किसी भी प्रकार के उद्योग में देखें तो आधारभूत यानी जो मशीनें बनी होती हैं लगभग वो किससे बनी होती हैं, लोहे से बनी होती हैं। अब लोहे से बनी जो मशीनें हैं उनका उपयोग सभी उद्योगों में किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आधारभूत धातु इसको कहा जाता है।
तो यह एक प्रमुख औद्योगिक धातु है, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्योग जो हैं उनमें लोहे का उपयोग किसी न किसी रूप में अवश्य होता है, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। अब लोहे के वितरण की बात करें तो भूतल पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ मात्रा में लोह इस्पात अवश्य पाया जाता है, यानी भूतल पर लोह की कुछ मात्रा अवश्य होती है। यानी भूतल पर प्रत्येक स्थान पर, क्योंकि लोहा क्या है, जो पृथ्वी के भूपृष्ठ के निर्माणकारी जो तत्व हैं उनमें ये सम्मिलित होता है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि भूतल पर प्रत्येक स्थान पर लोहे की मात्रा कुछ न कुछ अवश्य पाई जाती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि यह बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाए या इसका खनन किया जाए उतनी मात्रा में ये पाया जाए, लेकिन कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य होता है। जो भूपृष्ठ के निर्माणकारी तत्व होते हैं, निर्माणकारी तत्वों में 5% क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो भूपृष्ठ के जो निर्माणकारी तत्व हैं उनमें 5% लोहा पाया जाता है, इसीलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थान पर लोहे की कहीं ना कहीं मात्रा अवश्य पाई जाती है। अब इसी मात्रा में, यानी प्रत्येक जगह पर जरूरी नहीं है इसके बहुत अच्छा प्रारूप मिले, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है मात्रा अवश्य मिलेगी। इसमें यानी जो लोह ऐसक पाया जाता है उसमें धातु की जो मात्रा है वो 10 से लेकर के 30, 40, 50, 60, 70% तक, 72% तक क्या है लोहे की मात्रा है वो लोह ऐसक में पाई जाती है। तो उस मात्रा के आधार पर और इसकी गुण के आधार पर इस धातु को निम्न से उच्च कोटि की अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी लोह ऐसक के अलग अलग प्रकार बांटे गए हैं। इसमें लोह ऐसक के 4 प्रकार बांटे गए हैं। 4 प्रकारों में सबसे अच्छे किस्म का जो होता है उसको कहते हैं मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और फिर डेराइट, जिनके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।